जयपुर में आज से शुरू होगा पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल होंगे शामिल। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल दौरे पर। पार्टी की कोर समूह की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। सोलन में करेंगे रोड शो। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुआ हमला। 3 अधिकारी लापता, कुछ पत्रकार भी जख्मी। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची थी ईडी की टीम। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकवादी जावेद अहमद मट्टू को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। आतंकी जावेद पर 10 लाख रुपए का था इनाम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काठमांडू में भारत के अनुदान सहायता से निर्मित पुनर्निर्माण परियोजनाओं का किया उद्घाटन। इससे पहले पशुपतिनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। वनडे सीरीज में मिली हार का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया। और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। घने कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात प्रभावित। भोपाल के कई हिस्सों में बारिश होने से तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए शीतकालीन छुट्टियां 2 दिन बढ़ी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। आज से गुलाबी नगरी जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए गुलाबी नगरी जयपुर दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए गुलाबी नगरी जयपुर दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। 5 जनवरी को जयपुर आगमन पर पीएम मोदी सबसे पहले प्रदेश कार्यालय जाएंगे, जहां वो भाजपा विधायकों और प्रदेश संगठन की बैठक लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो ये हम सब लोगों कार्यकर्ताओं के लिए एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। पूरे शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सजाने के लिए सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ काम में लगे हैं। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का जोश और उत्साह पूरे राजस्थान के और जयपुर के कार्यकर्ताओं में है। महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 से संपूर्ण देश में वार्षिक पुलिस महानिदेशक सम्मेलन के आयोजन को प्रोत्साहन दिया। हर वर्ष ये सम्मेलन अलग अलग स्थानों पर आयोजित होता है। इस वर्ष ये जयपुर में होने जा रहा है। आयोजन के चलते जयपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जयपुर से विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रवर्तन निदेशालय अधिकारियों को राशन घोटाले के सिलसिले में उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में छापेमारी करनी थी, लेकिन जब टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर ईडी की टीम और केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल पहुंचे तो उन्हें करीब 100 से 200 स्थानीय लोगों ने घेर लिया। भीड़ ने ईडी और केंद्रीय बल की गाड़ियों पर हमला भी कर दिया। मौके से अधिकारियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और इस हमले में कुछ पत्रकार भी जख्मी हो गए। गौरतलब है कि राशन घोटाले के सिलसिले में ईडी पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है और इसी सिलसिले में एक और जगह छापेमारी करने के लिए ईडी की टीम पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने ईडी की टीम पर हमला बोल दिया। वहीं भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले की निंदा की है। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, भयावह, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है। संदेश खाली में ईडी अधिकारियों और सीआरपीएफ जवानों पर बेरहमी से हमला। उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर छापेमारी की गई। मुझे संदेह है कि देश विरोधी हमलावरों में रोहिंग्या भी मौजूद हैं। मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करता हूं
कि इस गंभीर स्थिति का संज्ञान लें और इस अराजकता को कुचलने के लिए उचित कार्रवाई करें। एनआईए को भी मामले की जांच करनी चाहिए। वहीं भाजपा ने पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। बंगाल में कानून का राज नहीं है। जो सेंट्रल एजेंसी भी वहां जाती है उसके ऊपर भी हमला होता है। ईडी पे हमला हो गया। पहले एक बार फौज के ऊपर भी ममता जी ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया था जब वो ड्रिल हो रही थी। तो बंगाल में ममता जी को ये लगता है कि बंगाल में एक अलग राज है जहां वो जो चाहेंगी वही होगा। ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहीं भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने भी हमले की निंदा करते हुए राज्य सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की है। देश से गैर कानूनी सामान लाना भेजना ये सारे काम का नायक ये शाहजहां शेख है। उनका घर में जब रेड करने गए, जिस ढंग से ईडी का लोगों के ऊपर अटैक हुआ, गाड़ी तोड़फोड़ किया, ये पूरा साजिश है। कारण इनका सारे जो मस्तान है वो लोगों ने काम किया, कोई जनता नहीं किया। जनता चाहते हैं वो हिरासत में चला जाए, उनके कारण जनता भयभीत है, दुखी है। इसीलिए जो घटना हुआ, इस घटना को हम लोग निंदा करते हैं और तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। और राज्य सरकार से भी हमारा निवेदन है, जो जैसा घटना हुआ हो टीएमसी लीडर, फिर भी राज्य सरकार भी इस हमला का खिलाफ जो हमला किया फोटो देख के सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते इस वक्त पश्चिम बंगाल का, जहां पर हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त मौजूद हैं। प्रसन्नजीत, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, क्या अभी तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी की गई है? नहीं कृतिका, गिरफ्तारी दूर की बात है। अभी तो हम लोग लगे हुए हैं, हमारी जो साथी पत्रकार है उन्हें ढूंढने में, और हम लगे हुए हैं कि वहां पे जो बाकी स्थिति है, जो घटना है वहां से अभी भी करीब 40 किलोमीटर दूर, बस उसके बाद वहां पे पहुंचा नहीं जा रहा है। वहां पे पहुंचने का हिम्मत नहीं हो रहा है किसी लिए, जिस तरह से वहां की। चलिए, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से उनकी आवाज अभी हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जी प्रसन्न जी, हथियार लेके वहां पे ईडी के ऊपर जिस तरह से आक्रमण हुआ है, ईडी के ऊपर छोड़ के फिर मीडिया के ऊपर अभी भी 2-4 कैमरा पर्सन मिसिंग है। सारे के सारे मीडिया का जो इक्विपमेंट्स है वो सारे तोड़ा गया है। इसीलिए जो 1-2 फुटेज लाइव में हम टेक्निकली कृतिका आप समझ सकते हैं कि लाइव को छोड़ के हम कुछ दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि लाइव इक्विपमेंट, कैमरा, साथ में गाड़ी, सब कुछ तोड़ा गया है। ईडी को इस तरह से धुलाई किया गया है, तो एक खतरनाक स्थिति है। जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल में कहा है, अब उसी का कड़ी लेकर मैं कहना चाहूंगा कि जी पहला फोनो में ये बताया था कि अफवाह है कि वहां इस आदमी के खिलाफ, ये शाहजहां शेख के खिलाफ पिछले कई सालों से आरोप है कि वो रोहिंग्याओं को वहां पे बचाते हैं, और यही उसका काम है सरकार की और तृणमूल कांग्रेस की और पुलिस और प्रशासन की मदद लेकर। और इसके आक्रमण में एकदम सामने सारी में ये रोहिंग्या लोग थे। अगर ये सब सही है, अगर एलओपी का ये जो आरोप है ये सही है, तो ये सिर्फ ईडी का काम नहीं है, इसमें एनआईए को भी और होम मिनिस्टर की भी, जैसे शुभेंदु अधिकारी ने बताया, तो उसको भी ये सारे संस्थाओं को भी संज्ञान में लेना चाहिए। पूरे स्थिति में स्थिति बिल्कुल काबू से बाहर है। प्रशासन का कोई भी इनिशिएटिव्स अभी तक कृतिका हम लोगों को देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से जानकारी प्रसन्नजीत ये भी मिल रही है कि 3 अफसर भी इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बताया जा रहा है ईडी की तरफ से, अभी भी इसको नहीं बताया गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पहुंचे थे जी, जो 8 लोग पहुंचे थे
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत। आपके पास वापस आएंगे इस खबर पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान भाजपा अध्यक्ष सोलन में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। वहीं अभिनंदन समारोह का भी कार्यक्रम है और इसमें भी शामिल होते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। भाजपा कोर ग्रुप बैठक में भी वो हिस्सा लेंगे, जिसमें आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली में गिरफ्तार किए गए आतंकवादी जावेद अहमद मट्टू को दिल्ली पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। दिल्ली पुलिस उसको रिमांड पर लेगी ताकि पता लगाया जा सके कि उसका क्या मकसद था और उसके साथ कौन कौन उसके साथी भी हैं। स्पेशल सेल ने जम्मू कश्मीर के मोस्ट वांटेड हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद अहमद मट्टू को गिरफ्तार किया और उसे निजामुद्दीन के पास डीएनडी से उस समय पकड़ा गया जब वो हथियारों की खेप लेने दिल्ली आया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जावेद पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर ये गिरफ्तारी काफी अहम है। और वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ अभी चल रही है। जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ शोपियां जिले के चोटीगाम इलाके में हो रही है, जहां सेना, सीआरपीएफ और शोपियां पुलिस के जवान आतंकियों को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नेपाल दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। विदेश मंत्री ने नेपाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के क्षेत्र में 59 पुनर्निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय की नई इमारत भी शामिल है। इसे भारत सरकार की अनुदान सहायता से बनाया गया है। और इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रुद्राक्ष का पौधा भी आज लगाया और उस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं विदेश मंत्री के नेपाल दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक बिजली समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के तहत नेपाल अगले 10 सालों तक भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। पिछले साल 31 मई से 3 जून तक प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बिजली निर्यात पर सहमति बनी थी। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां चर्चित श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही अपने प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री भी बना दिया है, जबकि कांग्रेस ने दिवंगत गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद यहां चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय सहित 10 और प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को समन जारी किया था। तेजस्वी यादव ईडी के समक्ष पेश होंगे या नहीं, इसे लेकर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। इससे पहले वो ईडी के समन पर पेश नहीं हुए थे। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामला आपको बता दें कि 14 साल पुराना है और उस वक्त लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले उनसे जमीन ली, जिसे अपने परिवार के सदस्यों के हवाले कर दी।
मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस याचिका में कहा गया है कि जिस जगह ईदगाह मस्जिद है वही भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। कोर्ट उस जगह पर हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार सुनिश्चित करे। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया था कि इस मसले पर पहले से ही मुकदमे कोर्ट के सामने पेंडिंग है, जिनमें इन मुद्दों को उठाया गया है, लिहाजा इस पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। और वहीं शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है, जिससे उन्हें नेतृत्व के गुणों के साथ सशक्त बनाया जा सके। प्रेरणा भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों और मूल्य आधारित शिक्षा के दर्शन को जोड़ने की गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की आधारशिला है। प्रेरणा 9वीं से 12वीं कक्षा के चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है। देश के विभिन्न हिस्सों से हर सप्ताह 20 चयनित छात्रों का एक बैच इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। प्रेरणा कार्यक्रम भारत के सबसे पुराने शहरों में से 1888 में गुजरात के मेहसाणा जिले के वाडनगर में स्थापित वर्नाक्यूलर स्कूल से शुरू होगा। छात्र पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकृत आवेदक पोर्टल पर निर्धारित चयन प्रक्रिया से गुजरेंगे। चयन होने पर 20 प्रतिभागी प्रेरणा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और प्रेरणा, नवाचार और आत्म खोज की यात्रा पर निकलेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के बाद प्रतिभागी प्रेरणा के लोकाचार को अपने अपने समुदायों में लेकर जाएंगे, परिवर्तन निर्माता बनेंगे और दूसरों को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक बदलाव भी लाएंगे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या और रुक करते हैं वहां की खबरों का। अयोध्या के आसपास में कई ऐसे पौराणिक स्थल मौजूद हैं जो अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय सामने आते आते सुर्खियों में आ रहे हैं। एक ऐसा ही स्थल है प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ जी की समाधि का। पूरा बाजार इलाके में मौजूद दशरथ जी की समाधि पर पर्यटक जाकर दर्शन कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है, तो ऐसे में कुछ ऐसी जगहें हैं विश्व के मैप पर और देशवासियों के सामने आ रही हैं। हम इस वक्त दशरथ जी की समाधि स्थल पर यहाँ पर मौजूद हैं और ये काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। हमारे साथ इस स्थल के जो महाराज जी हैं वो मौजूद हैं। महाराज जी, इसकी क्या कुछ इतिहास है, थोड़ा सा बताइए। जय सिया राम। यह वह स्थल है जहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया है, क्योंकि यहाँ पे दाह संस्कार करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि जहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार करना था कि जिस समय महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है, भरत, राम और लक्ष्मण जी वनवासी चले गए थे। भरत और शत्रुघ्न जी थे, लेकिन वो भी ननिहाल में थे। वहाँ से आने के बाद भरत जी ने कहा हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार न किया गया हो। तो शोध करते करते जब यहाँ पर पहुँचे, जो वे लोहरी घाट के नाम से पहले से घोषित था, तो यहाँ पे आने के बाद महाराज जी को दाह संस्कार करने के लिए हमारे सनातन धर्म में 4 खूंटे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती महाराज जी का दाह संस्कार करने के लिए केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली, जहाँ पे किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। और एक खूंटा ऐसा था जहाँ किसी का पहले दाह संस्कार हो चुका था। इस पर भरत जी ने अपना बायां हाथ लगा के जगह को शुद्ध किया। उसके बाद फिर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी पे दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार के बाद हमारे सनातन धर्म में कुछ नहीं बचता है। तो ऐसे अगर आज छोड़ दिया जाता तो आज ये बताने वाला कोई नहीं होता कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। ठीक है। अब मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं, और ये इतिहास में इस तरह के जो स्थल हैं हमने ज़्यादा सुने नहीं हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि अयोध्या के कारण से ये स्थल इतिहास में आ रहे हैं। इतिहास के जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। जी हाँ,
हमने भी जो है अभी तक तो है अयोध्या में वैसे 3-4 बार आना हुआ है। पता लगा कि हमको भी क्षेत्र में हमारे और भी स्थान हैंगे, तो पता लगा कि भाई दशरथ समाधि है जहाँ पे दशरथ जी को दाह संस्कार किया गया था, तो उसी विषय पे हम देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आज हम अभी दशरथ जी की पवित्र स्थली समाधि स्थल पर खड़े हैं। बहुत हम सौभाग्यशाली हैं। ठीक है, आप क्या कुछ कहेंगे यहाँ के बारे में? नहीं, यहाँ आके भी हमें बहुत अच्छा लगा है। ये हमने देखा है, हमें पता नहीं था यहाँ के बारे में। हमको जानकारी मिली है कि यहाँ पे समाधि है भगत जी की थी। यहाँ मतलब यहाँ के हमें इतना अच्छा लग रहा है, हमको बयान नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से वो स्थल जो अयोध्या से कुछ, जो राम मंदिर है वहाँ से कुछ दूरी पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रामायण से जुड़े हुए हैं, अयोध्या से जुड़े हुए हैं। तो वो अब एक बार फिर अब मुख्य भूमि बनकर सामने आ रहे हैं। मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज़, अयोध्या। वहीं अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही तैयारियां लगातार की जा रही हैं। लखनऊ के जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि कार्यक्रम के मद्देनजर एक बैठक बुलाई हुई है, जिसमें अयोध्या जाने वाले मार्ग को सुगम बनाने पर चर्चा की गई। 22 जनवरी को अयोध्या में एक बृहद कार्यक्रम होना है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है। इस क्रम में एक बैठक पुलिस आयुक्त लखनऊ कमिश्नरेट के द्वारा आहूत की गई थी, जिसमें NHI के अधिकारीगण व ट्रैफिक पुलिस और संबंधित जोनल डीसीपी आदि और मैं स्वयं मौजूद था। इसमें जो मार्ग है जो अयोध्या जाने के लिए, उसको सुगम बनाया जाए श्रद्धालुओं के लिए और जो भी गेस्ट आएंगे उनके लिए। इस पर विचार विमर्श किया गया कि जो वैकल्पिक मार्ग हैं, 2 अन्य वैकल्पिक मार्ग है जिसका प्रयोग कम किया जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार किया जाए, इसके लिए निर्देश दिए गए। और इसी बीच उपराष्ट्रपति क्या कुछ कह रहा है, ये सुनते हैं। And responsibility. Dear cadets, NCC instills punctuality, resilience, loyalty and hard work that shape you all into active, productive citizens and most valuable human resource of this great country. By your actions and conduct, you all exemplify unity in diversity. NCC ensures your organic growth as ambassadors for national awareness campaigns, fostering integration across cultural, religious, and geographical lines. Your participation with cadets from 25 countries mirrors India's recent G20 leadership, guided by one earth, one family, one future. Dear cadets, seeing you all in this vibrant mood, I vividly recollect my own NCC days at Sainik School Chittorgarh and the positive impact it has had in my life. Today, I see the strong foundation built by your instructors with diligence, dedication, and complete commitment. And in it, the rhythm of new India's steps. Your zeal and enthusiasm fuel India's confidence on the world stage. You are foot soldiers of India's continual growth. As youth, my dear cadets, you are fortunate to be blessed with an ecosystem that allows young minds like you to unlock their potential. Last year, I had the occasion to urge you to participate in national betterment initiatives. I am delighted and extremely satisfied to note your impactful involvement in Swachh Bharat Abhiyan, digital transactions, Beti Bachao Beti Padhao, and environmental contribution. September 2023, my dear cadets, was historic. The Women's Reservation Bill passed, shattering glass ceilings, afforded women reservation to the extent of 1/3 in the Lok Sabha and state legislatures.
I am happy to note a gratifying moment for all of us to see that this pro-women change is taking place very impactfully within the NCC. Now there is increasing female participation. I had the occasion to witness it a while ago. During the upcoming Republic Day, our female cadets will proudly march down the Kartavya Path in 2 exclusive contingents with 2 female bands. Dear cadets, you are role models for the nation's youth. You have exemplified your conduct by adhering to discipline to be emulated by youth of the nation. I urge you to continue to conduct yourselves with highest dignity and discipline. Even after your training ends, your mission continues. Remember, the cadet spirit is eternal and lasting. You have to nurture it and it will blossom you. The qualities of discipline and patriotism must remain alive in your hearts. That is the greatest tribute we can pay to our motherland. Through its relentless efforts, the NCC heralds a new era of youth development and national progress. It is one platform that helps youth of the country to channelize in a structured manner their energy for positivity. I am confident that you all will continue to work with the same enthusiasm, valor, dedication, commitment to make our Bharat the largest democracy on the planet, a developed nation, and a world power by 2047. This camp, dear cadets, holds a glorious history and immense future potential. Your being part of the NCC will ever be cherished by you all your life. It is an embellishment of which you shall be ever proud. I say so it because I have lived with it. My congratulations to the NCC and its cadets, and a sense of gratitude to the commitment and dynamism of Lieutenant General Gurbir Pal Singh Ji, Director General NCC, a man who has embedded discipline, decorum, direction in your hearts. You will ever remember the days which you have had in the NCC under his able guidance. His team, with his leadership, is working tirelessly to ensure that you all evolve as national warriors, foot soldiers of Bharat, that will elevate Bharat in 2047 when it celebrates its centenary of independence at pinnacle of the Global Committee of Nations. Dear students, dear cadets, be proud for being Indians. Take pride in our culture. Be proud of our phenomenal achievements and take pride that you are the greatest stakeholders in the growth of this country, and you have to outshine every other human resource on the planet to secure Bharat at pinnacle of nations in the globe. Be ever blessed. Jai Bharat. Namaskar.
तो एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2024 के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होते हुए नजर आए और शामिल होकर के एनसीसी कैडेट्स का जो हौसला अफजाई करते हुए उपराष्ट्रपति नजर आए। इसी के साथ इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महिला कैडेट इस बार परेड में कर्तव्य पथ पर मार्च करती हुई नजर आएंगी। जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो परेड का कार्यक्रम होगा उसमें महिला कैडेट भी इस बार हमें नजर आएंगी। साथ ही उन्होंने संबोधित करते हुए जो एनसीसी की जो कैडेट्स हैं उनको कहा कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है और हम आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएंगे साल 2047 में, जिसमें आप सभी का योगदान बेहद जरूरी। तो ये तमाम बातें उपराष्ट्रपति की तरफ से कही गई। इसी के साथ बुलेटिन में बढ़ते आगे, जहां बाराबंकी में देवास क्षेत्र के रजौली गांव में समूह की महिलाएं और लड़कियां लकड़ी से निर्मित राम मंदिर के मॉडलों को जोड़ने के काम में लगी हुई हैं। दरअसल राम मंदिर के निर्माण के साथ इसमें जुड़ी वस्तुओं की मांग भी काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसमें राम मंदिर का 3D मॉडल भी एक है। रजौली गांव की इन दिनों दर्जनों महिलाएं और लड़कियां मॉडल के निर्माण में जुटी हुई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश का कोना कोना इन दिनों किसी न किसी रूप में अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन से जुड़ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देवा क्षेत्र के रजौली गांव में समूह की महिलाएं और लड़कियां लकड़ी से निर्मित राम मंदिर के मॉडलों को जोड़ने के काम में लगी हैं। मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड यानी MDF वुड जो पतली प्लाई की तरह होती है, इससे मंदिर का 3 मंजिला भव्य 3D स्वरूप तैयार किया जा रहा है। लेजर से पहले मंदिर के हर हिस्से की बारीक कटिंग होती है, फिर उन हिस्सों को समूह की महिलाओं को दिया जाता है, जहां महिलाएं मजबूत बॉन्ड से उसके एक एक हिस्से को जोड़ती हैं। इस काम में महिलाओं को करीब 1 घंटे का समय लगता है। उसके बाद मंदिर का जो भव्य 3D स्वरूप तैयार होता है वो देखने लायक होता है। लेजर तकनीक से तैयार मॉडलों में बारीक नक्काशी भी साफ दिखाई देती है। रजौली गांव में इन दोनों दर्जनों महिलाएं और लड़कियां मॉडल के निर्माण में लगी हैं। उनका बहुत अच्छा लागत है काम करे में। राम मंदिर जैसे अयोध्या जी में बन रहा तो हम यहाँ भी बना रहे हैं। सबको अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अयोध्या में बन रहा है तो वहाँ कारीगर बनाते हैं, यहाँ हम लोग उसकी वो बनाते हैं। फिर जैसे बाजार में बिकेगा उसी हिसाब से हम लोगों का भी काम आगे बढ़ता जाएगा। हम यहाँ राम मंदिर बनाते हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है और हमको मतलब रोजगार भी मिल गया है। बहुत खुशी कि हमारे बनाए हुए राम मंदिर लोग अपने घर ले जा रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारे मंदिर बनते हैं तो बिकते हैं, सब लोग खरीदते हैं ना। मंदिर के मॉडल निर्माण में जुटे लोगों ने बताया कि लखनऊ से राम मंदिर के हिस्सों की कटिंग कर उनको असेंबलिंग के लिए मिलता है। इसके बदले उनको 25 रुपए पीस का मेहनताना मिलता है। महिलाओं का कहना है कि राम मंदिर का मॉडल बनाकर उन्हें काफी सुखद अनुभूति होती है। वहीं महिलाओं से मंदिर का 3D मॉडल बनवाने वाले निमित सिंह ने बताया कि मार्केट से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी महिलाओं को, तो बड़े आराम से महिलाओं ने इसको सीखा और सीखने के बाद असेंबल करना चालू कर दिया। तो लगभग अभी तक 500 मंदिर हमने महिलाओं से बनवाया है। हमारा 5000 का टारगेट है कि 22 तारीख तक हम 5000 मंदिर बनवा लें, जो कि हमारे पास ऑर्डर है। काम में जुटी समूह की महिलाओं का कहना है कि राम मंदिर इनके लिए रोजगार का साधन भी बन गया है। ये लोग अब तक मंदिर के सैकड़ों मॉडल बना चुके हैं। DD न्यूज़, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम काशी के विद्वान पंडित लक्ष्मीकांत मथुरा नाथ दीक्षित जी के नेतृत्व में संपन्न होगा। दूरदर्शन से बात करते हुए मुख्य पुजारी की भूमिका निभाने वाले पंडित लक्ष्मीकांत मथुरा नाथ दीक्षित और उनके पुत्र सुनील लक्ष्मीकांत दीक्षित ने 5 दिनों तक चलने वाले आयोजन के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी। और वहीं शुभ मुहूर्त का समय निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने बताया कि 22 जनवरी को दिन में 12:30 के आसपास अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। 22 जनवरी को प्रतिष्ठा का मुहूर्त दिया गया है। दिन में होगा अभिजीत मुहूर्त में 12:30 के आसपास। मेष लग्न है, उसमें वृश्चिक नवांश में वो होगा। उसके पूर्व 7 दिन अनुष्ठान सब होंगे प्रतिष्ठा के लिए जो आवश्यक है। उसके लिए बनारस से भी और बाहर से भी लोग जाएंगे, विद्वान ब्राह्मण लोग करेंगे। मर्यादा कार्यक्रम
18 से 22 का निश्चित है और 18 से 22 के बीच में जो कार्यक्रम होंगे वो पहले दिन जल यात्रा शोभा यात्रा होगी, पूरा दिन उसमें लग जाएगा और उस दिन उतना ही कार्य होगा। दूसरे दिन फिर प्रायश्चित और गणेश पूजन, पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, मसूरधारा पूजन, आयुष्य मंत्र जप, नांदी श्राद्ध और ब्राह्मण वरण का कार्य होने के पश्चात ब्राह्मण लोग मंडप में अपना दायित्व संभालेंगे। उनको जो दायित्व दिया जाएगा ब्राह्मणों को, वो अपना कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे। दूसरे दिन से हवन का कार्यक्रम भी होगा और अधिवासन का कार्यक्रम भी होगा। ये सब कार्यक्रम बराबर दिन भर चलते रहेंगे। कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए केवल काशी से ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से विद्वानों की उपस्थिति वहाँ होनी है और सभी विद्वान लगभग 15 तारीख को वहाँ पहुँच जाएंगे। 16 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के पूर्वांग के रूप में जो यजमान होंगे उनका प्रायश्चित संपन्न होगा। गोदान इत्यादि प्रायश्चित की प्रक्रिया, दशविध स्नान होगा और उसके बाद 17 तारीख को भगवान रामचंद्र के बाल विग्रह की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी नगर भ्रमण के रूप में और 18 तारीख को मध्याह्न में लगभग 1 बजे के करीब इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ होगा। उस दिन सारे पूर्वांग के कार्यक्रम, गणेश पूजन से लेकर के सभी मंडप के देवताओं की प्रतिष्ठा इत्यादि होगी और मूर्ति का जलाधिवास संपन्न होगा। 19 तारीख को प्रातःकाल लगभग 9 बजे के करीब अरणि मंथन द्वारा अग्नि का प्राकट्य होगा और 9 कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। अग्नि प्रज्वलन के साथ बाकी देवताओं का आवाहन पूजन होगा और नवग्रहों का हवन संपन्न होगा 19 तारीख को और उसी के साथ सारी प्रक्रियाएं, प्रासाद की वास्तु शांति की जाएगी। जैसे किसी नवीन गृह प्रवेश में करते हैं तो नए मकान की वास्तु शांति होती है, उसी प्रकार नए मंदिर की वास्तु शांति 19 तारीख को संपन्न होगी। 20 तारीख को अन्य अधिवासन इत्यादि संपन्न होंगे, मंडप में हवन इत्यादि कार्य चलते रहेंगे। धान्य अधिवास होगा, भगवान को चावल में, अन्न में रखा जाएगा, पुष्प में रखा जाएगा और नाना प्रकार के रत्नाधिवास जो अधिवास बताए गए हैं उनमें भगवान को विराजित किया जाएगा। और 21 तारीख को भगवान का दिव्य 96 कलशों से स्नान कराया जाएगा सभी वेदों के मंत्रों के पाठ द्वारा और स्नान के पश्चात फिर शय्याधिवास होगा। शय्याधिवास के पश्चात फिर भगवान के शरीर में चेतना उत्पन्न करने के लिए न्यास विधि संपन्न की जाएगी। न्यास विधि के पश्चात रात भर भजन कीर्तन होते रहेंगे और जागरण इत्यादि वहाँ होता रहेगा और 22 तारीख को शुभ मुहूर्त में भगवान को जगाया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मध्याह्न में 12:20 पर लगभग मूल प्राण प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होगी। उसके बाद भगवान की महापूजा होगी। महापूजा के पश्चात मंडप में पूर्णाहुति इत्यादि का कार्य संपन्न होगा और जय घोष के साथ सारा देश इस पुण्य क्षण को स्वीकार करेगा और हम लोग भगवान राम को वहां पर पधारेंगे। और अयोध्या की खबरों के बाद बुलेटिन में बढ़ते आगे और बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। बिहार में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो वहीं नए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। लाभार्थियों के बीच योजनाओं को लेकर बेहद उत्साह भी बना हुआ है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
देश भर में आम लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ देने के मकसद से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड के मोहनिया गांव पहुंची। इस अवसर पर देश को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। वहीं विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे। इस पर जानकारी लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मुजफ्फरपुर जिले की दामोदरपुर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। यहां पर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। स्टॉल लगाकर आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि, सुकन्या समृद्धि योजना और उज्ज्वला गैस योजना के लिए नए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। देश को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आम लोगों को शपथ दिलाई गई। शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के साकार करेंगे। किशनगंज जिले की तुलसिया पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। यहां वेबकास्टिंग के जरिए ग्रामीणों को केंद्रीय योजनाओं से रूबरू कराया गया। यहां पर किसानों को ड्रोन खेती के बारे में जानकारी दी गई। वहीं मेडिकल कैंप में मुफ्त में लोगों की स्वास्थ्य जांच करने के साथ ही उन्हें दवाइयों का वितरण किया गया। सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड की सोहटा पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। यहां पर LED पर फिल्म दिखाकर लोगों को केंद्रीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं मेडिकल कैंप में लोगों की मुफ्त में स्वास्थ्य जांच की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा जीवंत कारवां बनता जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हर कोई इसके लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा कर रहा है। तो आइए सुनते हैं लोगों की कहानी उन्हीं की जुबानी। जैसे आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है, उसके लिए हम गरीबों को जो है बहुत बहुत ठोकर खानी पड़ती थी। अभी इसके लिए मुफ्त में इलाज हो रहा है, बहुत अच्छी है और इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद। ये मोदी जी का बहुत ही अच्छा स्कीम है, जिसके लिए किसान जो बहुत दिन से पहले भी परेशान था, उसका उपज नहीं हो पाता था। अभी जो 2000 करके मिल रहा है उनको साल में शायद 3 बार मिलता है। तो इसके लिए तो मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं किसान के लिए। सर, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर ये योजना नहीं होता, आज 2 लाख 4 लाख रुपया लेने के लिए पर्सनल घर देना पड़ता है, लेकिन इसमें हमको कुछ भी नहीं देना पड़ा। बस एक फैक्ट्री अपना दिखाया और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना था उसके आधार पे हमको 7 लाख रुपया का लोन मिला। जीवन ज्योति प्रधानमंत्री जी की तरफ से योजना है, जिसमें नॉर्मल मृत्यु के बाद भी जो है 2 लाख का जो है बीमा का पॉलिसी है सर। मैंने आयुष्मान कार्ड का भी लाभ लिया हूँ। मेरा हाथ टूट गया था, ऑपरेशन करने के लिए उधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन आयुष्मान कार्ड से मेरा 1.5 लाख का इलाज हो गया। उसके बाद मैंने शौचालय का भी लाभ लिया और लाभ लेने के बाद भी अपने गांव में सभी आदमी को लाभ दिवाया भी। उसके बाद आयुष्मान कार्ड का भी लाभ लिया हूं मैंने अभी तक। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पहले यह दिक्कत रहे, धुआं आँख में लागे रहे, मोदी के धन्यवाद दै छियै गैस दल के, तो आब धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद दै छियै मोदी के, बहुत सहूलियत कैलकै हमरा आर के। फायदा यही हो रहा है कि गैस सिलेंडर पे खाना बनाते हैं, चूल्हा से खाना बनाते हैं, कोई चीज़ की बीमारी नहीं होता है, यही फायदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। वहीं बोकारो के राजापेड़ा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचने पर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं मौके पर ग्रामीणों को केंद्र की योजनाओं से रूबरू कराया गया और लाभार्थियों ने इस दौरान अपनी कहानियों को भी साझा किया। बोकारो जिले के अलग अलग पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के जरिए ग्रामीणों को केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में जब जागरूकता रथ राजाबेड़ा गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया। मौके पर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की लाभुक शांति देवी ने इसके फायदे गिनाए, जबकि आयुष्मान की लाभुक दीपा सोरेन ने कहा कि अगर यह सहारा नहीं होता तो आज उनका परिवार नहीं बचता। मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो मैं उसमें से डिलीवरी पेशेंट में थी, उसमें मेरा बच्चा का वजन कम था, तो उसी में से मेरा बच्चा का इलाज हुआ। सब कुछ का सुविधा है और चावल उवल कार्ड उड का सब कुछ व्यवस्था है और हम लोग को सब कुछ का लाभ मिलता है।
कार्यक्रम के दौरान माला देवी और रानी देवी ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के फायदे बताए और कहा कि समूह से जुड़कर उन्हें आर्थिक मदद मिली और आज वो आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर आगे बढ़ रही हैं। अपने एक राशन का दुकान खोली हूँ, मैं खुद दुकान पे रहती हूँ, खुद दुकान चलाती हूँ। 2018 से पहले हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, अभी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधार आ चुकी है। यहाँ पे हम लोग को जो CLF ग्राम संगठन बन गया है, समूह बने हैं, तो वहाँ से भी हम लोग को लोन मिलता है। लोन लेके हम लोग बहुत सारा आजीविका को बढ़ाए हैं। कार्यक्रम में पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल और स्थानीय मुखिया बीना देवी ने इस यात्रा का मकसद समझाया और वंचितों से योजनाओं का फायदा उठाने की अपील की। भारत आजाद भेले 1947 में और 2047 में 100 साल पूरा होते, तो 100 साल में भारत पूर्ण रूपेण विकसित होवे चाहिए, ये संकल्प है। आज का कार्यक्रम के लिए हम लोग इसलिए रखे हैं जो मोदी के लिए विकसित हो सके। इस कार्यक्रम में महिलाओं की खूब भागीदारी दिख रही है। इस दौरान लोगों ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली और विकसित भारत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प भी लिया। बोकारो से मनोज कुमार के साथ मैं दिवाकर कुमार। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में बढ़ते आगे, जहां सिस्टम स्तर पर तरलता कम होने के कारण रिजर्व बैंक आज LAF के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के लिए 7 दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करेगा। मौद्रिक प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि नीलामी की अवधि 7 दिन यानी कि 12 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। RBI ने सिस्टम में तरलता लाने के साधन के रूप में पहली बार 8 दिसंबर 2021 को मौद्रिक नीति VRR का विचार पेश किया था। वहीं ऐसी पहली नीलामी 20 जनवरी 2022 को 50,000 करोड़ रुपए के लिए आयोजित की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक कस्टमर्स को बड़ी राहत दी है। RBI के अनुसार अब निष्क्रिय और इनऑपरेटिव अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस न होने पर भी चार्ज नहीं काटा जाएगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि ऐसे बैंक अकाउंट जिनमें 2 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, उन पर मिनिमम बैलेंस का नियम लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही स्कॉलरशिप और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए खोले गए खातों को भी निष्क्रिय नहीं किया जा सकेगा, भले ही 2 सालों से उनमें कोई ट्रांजैक्शन ना हुआ हो। ये एक नए नियम 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे। वाणिज्य और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय सामानों के लिए एक शोरूम और गोदाम स्थापित किए जाएंगे। सिंथेटिक और रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि नियोजित भारत पार्क दुनिया के अन्य देशों को भारतीय सामान खरीदने की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही उन्होंने जापान, ऑस्ट्रेलिया, UAE और दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में लाभों का उपयोग बहुत कम है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो देश भर में 21 परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च करेगा। और चलिए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत ब्रिटेन FTA की राह में सामाजिक सुरक्षा बाधा बनी हुई है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार करार के 14वें दौर की वार्ता इस महीने होनी है। दोनों पक्षों ने अगले महीने तक बातचीत पूरे करने की मंशा जताई है, क्योंकि भारत और ब्रिटेन में अगले 3 से 4 महीनों में आम चुनाव होने हैं। भारतीय रेल ने दिसंबर 2023 तक 1154 मीट्रिक टन माल लदाई का लक्ष्य हासिल किया। वहीं पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में माल लदाई में 45.28 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। वहीं रेलवे की आय की बात करें तो रेलवे ने अप्रैल दिसंबर 2023 के दौरान माल लदाई से 1,25,106 करोड़ रुपए की आय की है, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में माल लदाई आय में 4,626 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। देश के 50 लाख करोड़ रुपए की बीमा उद्योग में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। 2022-23 में महिलाओं ने 97.38 लाख बीमा पॉलिसी खरीदी है। इस दौरान बीमा कंपनियों ने कुल 2.84 करोड़ पॉलिसी बेची। भारतीय बीमा विकास विनियामक प्राधिकरण की हालिया सालाना रिपोर्ट के अनुसार बीमा खरीदने में महिलाओं की हिस्सेदारी 34.20% है।
स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए NHPC ने प्रस्तावित 750 मेगावाट क्षमता वाली कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में निवेश करने हेतु गुजरात सरकार के गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार NHPC गुजरात के छोटा उदयपुर में स्थित इस प्रस्तावित परियोजना में अनुमानित 4000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। REC लिमिटेड ने अगले 3 वर्षों में देश में बिजली, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स परियोजना के लिए धन मुहैया कराने हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूत करने की तत्काल जरूरत को समझते हुए REC लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा टिकाऊ विकास को आगे बढ़ाने और देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की साझा दृष्टि के साथ एकजुट हुए हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का अनुमान है कि 25 भारतीय फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों का राजस्व, जो कि भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के कुल राजस्व का 60% है, वित्त वर्ष 2024 में 9 से 11% तक बढ़ जाएगा, जबकि पिछले वर्ष में यह 10% था। वित्त वर्ष 2024 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर 22 से 23% होने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 20.7% था। और कारोबार जगत की खबरों के बाद अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां पर आगामी 7 जनवरी को भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसको लेकर सशस्त्र बलों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इसी बीच बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी BNP ने आम चुनाव के विरोध में गुरुवार को 48 घंटे के देशव्यापी आम हड़ताल का ऐलान किया है। गौरतलब है कि BNP चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद से ही इन आम चुनावों का बहिष्कार कर रही है। BNP का आरोप है कि मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी में देश भर में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। हड़ताल के जरिए BNP महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और स्थायी समिति के सदस्य अमीर खसरो महमूद चौधरी सहित अपने नेताओं की रिहाई की भी मांग कर रहा है, जिन्हें हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसी बीच सेना ने कहा कि वो 10 जनवरी तक शांति और अनुशासन लागू करने के लिए चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मदद करेंगे। सशस्त्र बलों के अलावा तटरक्षक बल, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और रैपिड एक्शन बटालियन के सदस्य भी चुनाव ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। वहीं इजराइल हमास संघर्ष के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल और वेस्ट बैंक के साथ साथ तुर्की, ग्रीस, जॉर्डन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और मिस्र का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ब्लिंकन 3 महीनों से जारी संघर्ष को रोकने के उपायों पर चर्चा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्लिंकन गजा को मानवीय सहायता बढ़ाने के तत्काल उपायों और हमास द्वारा बंधक बनाए गए शेष लोगों को घर लाने के प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। अमेरिका के आयोवा में एक स्कूल में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें 6ठी कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई है। वहीं कई घायल भी हो गए हैं। पुलिस के अनुसार संदिग्ध की पहचान स्कूल के ही एक छात्र के रूप में की गई, जिसने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आपराधिक जांच विभाग के सहायक निदेशक ने कहा कि तलाशी के दौरान स्कूल में एक विस्फोटक उपकरण भी मिला है। वहीं हमले के मकसद का भी पता लगाया जा रहा है। अमेरिका ने कहा कि उत्तर कोरिया यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें प्रदान कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने कहा कि रूस को तीसरे देशों से समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिबंधों और निर्यात नियंत्रणों के कारण रूस विश्व स्तर पर अलग थलग पड़ गया है और उसे सैन्य उपकरणों के लिए समान विचारधारा वाले देशों की ओर देखने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक आदेश जारी कर यूक्रेन के विरुद्ध लड़ने वाले विदेशियों को सपरिवार नागरिकता देने की पेशकश की है। उधर यूक्रेन के खिलाफ गुरुवार को भी रूसी हमले जारी रहे। रूस के मिसाइल हमले में मध्य यूक्रेन में एक नागरिक की भी मौत हो गई। इस हमले में ऊर्जा कंपनी की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। इससे पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। क्षेत्रीय गवर्नर ने कहा कि रूस ने X-59 मिसाइल से हमला किया। और अब बात खेलों की करते हैं, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज मुंबई में खेला जाएगा। वनडे सीरीज हारने वाली भारतीय टीम T20 मुकाबले को जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।
इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम जीत के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहेगी। टीम खेल के हर विभाग में सुधार करने की कोशिश करेगी। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम में काफी सुधार की जरूरत है, क्योंकि उसने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज 0-3 से गंवाई थी, जबकि इंग्लैंड ने भी उसे 3 मैचों की T20 सीरीज में हराया था। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दूरदर्शन समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। We bring to you the legendary city of Ayodhya and tell you what makes Ayodhya everything that has got to do with the land of Lord Ram. यहाँ रग रग में हर जगह राम ही है। सनातन धर्म के लिए तो गौरव की बात है। कण कण में भी भगवान राम की सत्ता का एहसास हमें होता है यदि हम लोग ध्यान से उसका अवलोकन करें। आज भी होता है। This is 10th century old Hanumangari temple. यहाँ हनुमान जी महाराज राजा के रूप में बैठे हैं। भारत की संस्कार संस्कृति मठ से, मंदिर से, साधु से, संत से, ऋषि से, मुनि से, महात्मा से जुड़ा हुआ है। ये विष्णु का मस्तक है, तो यहाँ पे हर कण पावन है। यहाँ A for avocado, B for bottle palm, C for cherry। ये नजारा है छत्तीसगढ़ में चल रही पौध पाठशाला का। देश भर में विभिन्न स्तरों पर हो रहे हैं अच्छे प्रयास। कहीं कचरे को कंचन में तब्दील करने की चल रही है मुहिम, तो कहीं जरूरतमंदों के लिए मुफ्त भोजन की हो रही है व्यवस्था। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। फोटो देख रहे हैं, मैं वो कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि मुसलमान आज सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जयपुर